हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और एक बार फिर से हम करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी पॉलिटी और भारतीय संविधान भी इसे कहते हैं, इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हम इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन बहुत बेसिक भी होंगे लेकिन बहुत बार पूछे जाते हैं, इसलिए हम उनको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन और भी पुटअप हो सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्त्री एवं पुरुष दोनों को रोजगार की समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। ठीक है, एक जैसा रोजगार दोनों को मिले, इसके लिए जो समानता है संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसके बारे में। ठीक है, 4 ऑप्शन है और आपको मैं आंसर डायरेक्ट बता रही हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39A में वर्णन इसका किया गया है। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब स्त्री और पुरुष दोनों को रोजगार की समानता दी गई है, वो तो किस में दी गई है, आर्टिकल 39A में दी गई है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या आता है, आर्टिकल 39D में क्या आता है, एक सेकेंड। हाँ, आर्टिकल 39D में आता है कि इन दोनों को अगर समान कार्य कर रहे हैं तो समान कार्य के लिए इनको क्या मिलेगा, समान वेतन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में महिला बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, भारत में महिला बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2013 में। ठीक है, और कहाँ पे हुई थी, मुंबई में। कहाँ, मुंबई में 2013 में। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मुंबई में स्थापना हुई तो उसका मुख्यालय भी मुंबई में नहीं, बल्कि उसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है, देखिए जो भारत में महिला बैंक है, इसमें सारे के सारे जो निदेशक मंडल होते हैं, जिसे डायरेक्टरेट कहते हैं, इसमें सारे के सारे मेंबर क्या हैं, महिलाएं हैं। इसे भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका जो नाम है, जिसे हम बोलते हैं बीएसपी, ठीक है, इसकी स्थापना हुई 1984 में और किसके द्वारा, काशीराम के द्वारा की गई। काशीराम ने इसकी स्थापना की जब, तो इसका नाम क्या रखा, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी रखा। ये इसको बहुजन समाजवादी पार्टी भी कहते हैं, दोनों एक ही बात है। इसके जो मेंबर होते हैं वो एससी, एसटी और ओबीसी। ठीक है, बेसिकली ये लोग इसके अंतर्गत, यानी कुल मिलाकर जो काशीराम ने प्रतिनिधित्व किया था वो दलितों का प्रतिनिधित्व किया था स्वतंत्र भारत में। ठीक है, स्वतंत्र भारत में दलितों का प्रतिनिधित्व किया था काशीराम ने, और उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जो संसद में जब चुन के जाएंगे इसके मेंबर, तो अपने आप ही दलितों का प्रतिनिधित्व वहां पर बढ़ेगा। तो इसे ध्यान रखेंगे। और बहुत बार ऐसे जो पार्टी होती है, इनके स्थापना वर्ष पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रथम विदेशी विभूति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। बहुत बारी क्वेश्चन आता है और बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खान अब्दुल गफ्फार खान है, और इनको 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। साथ ही आप देखेंगे तो इनसे एक और क्वेश्चन आता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो वो भी कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान है। ठीक है, इन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, रेड शर्ट मूवमेंट, ये जिसे क्या कहते हैं, लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, देखिए कि जो लाल कुर्ती आंदोलन है वो किस आंदोलन के समय पे चला। ठीक है, तो जब भारत में 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, उसी टाइम पे ये आंदोलन चला था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए। और प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन करने की शक्ति है। तो जब हमने संविधान के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़े थे, उसमें भी मैंने आप लोगों को समझाया था। तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत हम ये सारे परिवर्तन कर सकते हैं। चलिए 6वां क्वेश्चन है, भारत में आंतरिक विद्रोह के आधार पर कब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 में।
अब यहीं पे हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, कभी आर्टिकल भी सीधे पूछ लिया जाता है। अब आप देखिए इसके भी कितने आधार होते हैं, 3 आधार होते हैं। ठीक है, 3 आधार में कौन कौन से हो जाते हैं, एक हो जाता है युद्ध, कुछ कुछ चीजें हम नोट डाउन भी करते रहिए। ठीक है, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, तीसरा क्या है, सशस्त्र विद्रोह। 3 आधार पर ये आपातकाल लगते हैं। लेकिन 1975 में इसका आधार क्या था, मैंने कहा आंतरिक विद्रोह था। इसके बाद एक संशोधन आया, एक अमेंडमेंट आया, वो था 44वां संवैधानिक संशोधन, जो हुआ था 1978 में। ठीक है, उस टाइम पे ये निर्णय लिया गया, संशोधन कर दिया गया कि इस आंतरिक विद्रोह के आधार पर हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, सशस्त्र विद्रोह उसको कर दिया गया। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कई बार आता है कि आंतरिक विद्रोह को बदलकर सशस्त्र विद्रोह किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कर दिया गया, तो 44वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, अब आप देखिए भारत में भी जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा है वो 3 बार लगा है। कितनी बार, 3 बार। एक तो 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, एक लगा था 1971 में जब बांग्लादेश और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, क्योंकि पूरा प्रभाव किस पे पड़ रहा था, भारत पे पड़ रहा था। ठीक है, युद्ध तो किसका था, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का। जो पूर्वी पाकिस्तान आज क्या है, बांग्लादेश है, इसी के बाद स्वतंत्र हुआ था। और एक लगा था इंदिरा गांधी के समय पे 1975 में, जिसे बोला आंतरिक विद्रोह। ठीक है, तो ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा ये वाला क्वेश्चन। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रजनी कोठारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल कानून के बारे में बताया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है, कौन से अनुसूची में, यहाँ पे अनुच्छेद नहीं होना चाहिए था बल्कि क्या होना चाहिए था, अनुसूची। अनुसूची, इसे ध्यान रखिएगा। 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, दल बदल कानून दिया गया है। और ये जोड़ा गया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अनुसूचियां हमारे संविधान में कितनी थी, पहले मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। तो जो ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 52वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1985 में, इसके अंतर्गत जोड़ा गया। और तब हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, राजीव गांधी थे। ठीक है, कौन थे, राजीव गांधी। तो इसे ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 जून 2014 को अस्तित्व में आए तेलंगाना राज्य के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया। ठीक है, कभी समिति भी पूछ ली जाती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्री कृष्ण आयोग, या इसे समिति भी कहते हैं। ठीक है, समिति। तो आप आंसर क्या करेंगे, श्री कृष्ण आयोग। और जो तेलंगाना का जो अलग हुआ राज्य बनके, वो किससे हुआ, आंध्र प्रदेश से, इसे ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना। और बहुत बार इसकी डायरेक्ट डेट पूछ ली जाती है कि इस राज्य का निर्माण किस तिथि को हुआ, तो 2 जून 2014 को। चलिए 10वां क्वेश्चन है, निम्न किन राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन के आधार पर घटते क्रम में लगाइए। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा सीटें किसके पास हैं, फिर उसके बाद जो कम होता जाएगा वो आपको बताना है। तो सबसे ज्यादा जो सीटें हैं वो हैं कर्नाटक में, उसके बाद गुजरात, उसके बाद ओडिशा, फिर केरल में। ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनको राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें दी गई हैं। ठीक है, और अभी मैं आपको बता दूं कि जो हमारी चौथी अनुसूची है, ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा दिया गया है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिसके पास लोकसभा और राज्यसभा की सबसे अधिक सीटें हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जनता के सदन को, ठीक है, जनता के सदन को लोकसभा नाम कब कर दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1954 में। ठीक है, पहले से लोकसभा नहीं कहते थे बल्कि क्या कहते थे, जनता का सदन कहते थे, और 1954 में इसको क्या नाम दे दिया गया, लोकसभा नाम दे दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया? किस किस में? लोकसभा और विधानसभा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 84वां संवैधानिक संशोधन जो हुआ था 2001 में। ठीक है, इसमें डिसाइड किया गया कि आने वाले 25 वर्षों तक लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें होंगी वो क्या होंगी? निश्चित कर दी जाएंगी। तो इसे ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में कौन सा फॉर्मूला लागू किया गया जिसके अंतर्गत राज्यों के मध्य करों का निर्धारण का आधार प्रस्तुत किया गया? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाडगिल फॉर्मूला। अब आप देखिए, गाडगिल फॉर्मूला बना था 1969 में। ठीक है, लेकिन इसको पूरी तरीके से जो लागू किया गया था वो किया गया था 1971 में, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि इसको 1969 में तो ये बन गया था, पर हम क्या बात कर रहे हैं? लागू करने की पूरी तरीके से। तो इसका जो काम था वो क्या था? राज्यों के मध्य करों का निर्धारण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएगा। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, एक तो क्या है, किसने सहकारी संघ कहा भारतीय संघ को? तो ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन क्या आता है कि अर्ध संघ, जो भारतीय संघ है, इसको अर्ध संघ किसने कहा? ठीक है, तो तब आंसर क्या हो जाएगा? केसी वियर हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, भारतीय संघ को अर्ध संघ केसी वियर और सहकारी संघ ग्रेनविल ऑस्टिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में न्यायपालिका ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरुवारी वाद में। बेरुवारी वाद आया था 1960 में, कहीं कहीं पर 61 भी लिखा रहता है, लेकिन बेसिकली क्या है, ये 1960 ही था। इसमें कहा गया न्यायपालिका द्वारा कि जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो क्या है? वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जब केशवानंद वाद आया था 1973 में, तो न्यायपालिका ने, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय पलट दिया और क्या बोला कि जो प्रियम्बल है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन का संबंध किस देश के संविधान से है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अमेरिका के संविधान से। अब आप देखिए, जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 1787 में, साल भी याद रखेंगे इसका। ठीक है, फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1787 में। ठीक है, और इसमें देखिए आप, तब अमेरिका में 13 राज्य थे और इन 13 राज्यों ने क्या करा? एक संघ का निर्माण किया, एक सेंटर का निर्माण किया। इसीलिए आप देखेंगे तो अमेरिका में जो राज्य हैं वो क्या हैं? मजबूत हैं, उनके पास शक्तियां ज्यादा हैं, इसे ध्यान रखेंगे। और सेंटर के पास कम है क्योंकि राज्यों ने संघ को बनाया है। और भारत की स्थिति क्या है, यहीं पर देख लीजिए कि हमारे पास एक सेंटर था और हमने क्या करे हैं? राज्यों के निर्माण किए हैं। इसलिए भारत में जो सेंटर है वो मजबूत है और स्टेट क्या है? सेंटर के मुकाबले कम है। ठीक है, उन्हीं के अंडर वो आते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? तो इसका राइट आंसर, क्या बात कर रहे हैं, पहले उपाध्यक्ष देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, एच.सी. मुखर्जी भारत के प्रथम उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के, और साथ ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे संविधान सभा के, स्थायी की हम बात कर रहे हैं। तो स्थायी अगर उपाध्यक्ष पूछेंगे परमानेंट वाले तो कौन हो जाएंगे? एच.सी. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का अधिकार किसे प्रदान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद को जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं उनके निर्माण का अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। चलिए, जो हमारे भारत में अभी कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं उसको देख लेते हैं। बहुत इजी है इसको याद करना। ठीक है, एक तो हो जाएगा उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दूसरा हो जाएगा दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, ये हो जाएगा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, और ये हो जाएगी पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद,
एक होती है सेंटर यानी केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, और एक छठी नई बनी है जिसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, जिसे बोलते हैं हम रीजनल काउंसिल। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगे, वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं जिनके निर्माण का अधिकार किसको है, संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय अनुसूचित जाति आयोग का निर्माण हुआ? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 89वां संवैधानिक संशोधन हुआ था जो 2003 में। ठीक है, इसके आधार पर बना था भारतीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और किस आर्टिकल में रखा था उसे, आर्टिकल 338A में। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि जो ये संवैधानिक संशोधन हुआ था इसमें जो भारतीय अनुसूचित जाति और भारतीय अनुसूचित जनजाति थी उनके क्या कर दिए गए, आयोग बना दिए गए दोनों के लिए। ठीक है, क्या कर दिए गए, आयोग बना दिए गए। और आर्टिकल जो 338 है इसमें अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी आयोग बना दिया गया और इसमें एसटी आयोग बना दिया गया, तो इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक में एससी आयोग, दूसरे में एसटी आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण की मतगणना में विजयी हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। और मैंने जब आपको राष्ट्रपति वाला वीडियो पढ़ाया था तो उसमें मैंने पूरा बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है, और जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एक टफ प्रोसेस होता है, इसलिए आम आदमी इसमें भाग नहीं ले सकता है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और जो जिसके मेंबर होते हैं मैंने आपको बताए हैं वो भाग लेते हैं। चलिए, तो बीवी गिरी एकमात्र राष्ट्रपति हैं जब दूसरी बार मतगणना हुई तो उसके आधार पर वो विजयी हुए थे, और ये चुनाव हुआ था 1969 में। ठीक है, और किसको हराया था इन्होंने, नीलम संजीव रेड्डी को हराया था। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी बाद में क्या हुए थे, निर्विरोध राष्ट्रपति भी चुने गए थे। चलिए, तो ये हो गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल हुए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।